हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करने वाले हैं हमारे न्यू वाले एनसीईआरटी बुक का। इस एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ, इन्हें आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। लास्ट वाली वीडियो में जहां पर मैंने आपको 3.2 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं और किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे और मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगा कि अगर एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और वहां पर अगर लिखा हुआ नहीं रहता है कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी, आपको जो भी मेथड इजी लगे। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है पिछले वाले एक्सरसाइज वाला, तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेना। और अगर इस वाले एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं सर एलिमिनेशन ज्यादा इजी है, तो फिर आप लोग एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो। लेकिन एलिमिनेशन को सीखने के लिए सब्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ता ही है, इसीलिए वहां पर मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ा दिया है और बुक में वो पहले दिया हुआ था। बाकी जो मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा चैप्टर 4 और 5, सारे वीडियोस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जो एक्सरसाइज 3.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास जो देखो ये चारों के चारों क्वेश्चन है ना, सभी को तुम्हें दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ और इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। चलिए फटाक से निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है पहला इक्वेशन और ये दिया हुआ है हम लोगों को दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस वाले मेथड को एलिमिनेशन मेथड क्यों कहा जाता है। आप लोगों ने वो देखा है कभी WWE बोले तो जो फाइटिंग वगैरह होता है भाई, वो सब देखा है क्या? उसमें तुम लोग देखना एक इवेंट होता है जिसे बोला जाता है एलिमिनेट वाला इवेंट। उसमें ना रिंग से किसी को गिरा देते हैं बाहर, तो वो एलिमिनेट हो जाता है। तो कुछ उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक्स और वाई समझ लो कि दो क्या बोल सकते हो फाइटर हैं और इनमें से हमें किसी एक को बाहर फेंकना है, किसी एक को यहाँ से हटाना है। तो जब एक हट जाएगा तो दूसरे की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, इसीलिए तो इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो अब इसको हटाना कैसे? या तो तुम x को हटा दो या तो y को हटा दो, उसको आपसे एलिमिनेट कर दो। तो कैसे एलिमिनेट किया जाता है कि अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ x है या सेम नंबर ऑफ y है, तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो आपस में कट हो जाते हैं, यदि हट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ सिंगल x है, यहाँ पर डबल x है, यहाँ पर हमारे पास y है और यहाँ पे 3y है। तो अगर तुम चाहो तो तुम पहले x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम y को भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर रहता है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं y वाले को पहले एलिमिनेट कर दूं, यानी y वाले को हटा दूं, तो मेरी x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि इस y को भी हम 3y बनाएंगे, यानी जो छोटा वाला रहता है ना उसे बड़े वाले के बराबर बनाना है। ये जैसे 3y है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर 3y आ जाए तो दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते ना, अभी अगर मैं 3y में से इसको अगर माइनस भी करता हूं तो मेरे पास तो 2y बच ही जाएगा। तो हमें क्या करना रहता है, पूरा पूरा एलिमिनेट करना रहता है। तो अब उसके लिए क्या करना है कि अगर इसे 3y बनाना है तो इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, इसका हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इस तरीके से लिखेंगे हम कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या होता है कि पूरा सभी का 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये मैं सोचना कि सर सिर्फ y का मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब हम किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बीच में सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई या किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई लिखेंगे। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आगे हम लोग डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3x बन जाएगा और प्लस में 3y बन जाएगा और उसी तरीके से इक्वल के उस साइड में 15 बन जाएगा। और ये जो नया इक्वेशन बना है इसे तुम नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, दोनों के पास 3y है, यहाँ भी 3y है, यहाँ पर भी 3y है। अब ये दिमाग लगाना है हमें आपस में कि इनको क्या करें, हम प्लस करें या फिर माइनस करें। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ आपस में तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर मान लो मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो यहाँ पर माइनस की साइन पहले से है, फिर एक और माइनस की साइन आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो फिर 3y और प्लस 3y तो 6y हो जाएगा, वो तो कटे नहीं हुआ। तो फिर क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखो साइन दोनों के पास अलग अलग है, एक के पास माइनस है और दूसरे के पास प्लस है। तो सिंपली आप दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों कट हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। हम 2 और 3 को ऐड करने वाले हैं। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, देखना ध्यान से। हमारे पास ऊपर में 2x माइनस में 3y इक्वल टू साइड में 4 है, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया मैंने। और इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास 3x प्लस में 3y और इक्वल टू साइड में 15 है। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे ये भी और ये भी दोनों प्लस में है, 2x भी प्लस में और 3x भी प्लस में है, तो 2 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 3y है और ये प्लस का 3y है, तो माइनस और प्लस आपस में क्या होते हैं, कैंसिल ही तो हो जाते हैं ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा कैसे कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसी को एलिमिनेट करना बोलते हैं। और हमने जो इतना तिगड़म लगाया वो बस इसी काम को करने के लिए लगाया था, ताकि एक एलिमिनेट हो जाए। और इक्वल के उस साइड में क्या बच जाएगा, तो 5 + 4 होकर के हमारे पास है
5 + 4 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 19। मैं सोचा था कि 20 आ जाएगा तो फटाफट कट हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे नंबर भी आते हैं, फ्रैक्शन में भी आंसर आता है। तो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से हो जाएगी 19 डिवाइड बाई में 5। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू निकल कर क्या गया। अब क्या करना है कि इस वाले x की वैल्यू को आप इन तीनों इक्वेशन में से जहां पर चाहो वहां पर पुट कर दो, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूट करना आपने सीखा ना पिछले एक्सरसाइज में, वही करने के लिए बोल रहा हूँ। चाहे तुम इक्वेशन 1 में करो, चाहे इक्वेशन 2 में करो, चाहे इक्वेशन 3 में करो, तो करना कहां पर आसान रहेगा? सबसे आसान रहेगा इक्वेशन 1 में, क्योंकि वो सबसे छोटा इक्वेशन है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो वहां पर इक्वेशन 1 में x प्लस y था, तो x के बदले में आप लोग 19 डिवाइड बाई 5 लिखोगे, प्लस में y लिखोगे और इक्वल को साइड में 5 लिख दो, जो था इक्वेशन 1 में। यहाँ पर x के बदले में हमने बस ये नंबर डाल दिया है। अब उसके बाद हम इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5, और ये उधर आकर के माइनस, इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस में 19 और पूरे के डिवाइड में 5। आप लोग चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर के भी कर सकते हो, ये मेरा शॉर्टकट तरीका है। कभी भी इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर में माइनस या प्लस जो भी साइन है वो कर दो तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? तो 25 में से हमारा 19 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, और डिवाइड बाई में 5 तो है ही, तो 6/5 जो है वो y का वैल्यू निकल गया, और 19 डिवाइड बाई 5 हमारे x का वैल्यू निकल गया। और इस तरीके से हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो आई होप आपको मैंने डिटेल में समझाया होगा और आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ बच्चों, अगर आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, अगर आपको बहुत सारी चीजों को कंप्लीट करना है, बहुत सारे सैंपल पूरे सॉल्व करने हैं, तो आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे वहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेस होते हैं मेरे बैचेस में। तो आप अगर मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, जब ज्वाइन करते रहोगे तो एक काम करना, वहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई कर देना, उससे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। MD05 एक कूपन कोड है मेरा, वो कूपन कोड बच्चों को डिस्काउंट के लिए मैंने बनवाया है। तो MD05 अगर आप अप्लाई करते हो वहाँ पर बैच में ज्वाइन करते समय, तो उसमें आप लोगों को 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको मैं लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पहले ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी फटाक से ज्वाइन हो जाइए अगर आपको मुझसे लाइव क्लासेस करनी है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो अगला वाला क्वेश्चन है मुझसे सॉल्व करते हैं। सो ये हमारा सेकंड पार्ट है, जहां पर हमें 3x + 4y = 10 दिया हुआ है, और नीचे में हमारे पास 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। हम कर क्या सकते हैं, अगर हम लोग x को बराबर बनाना चाहें तो डायरेक्ट तो बना नहीं पाएंगे, हमें दोनों में फिर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि y को बराबर बनाया जा सकता है क्या, तो यस बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास ये 4y है और ये 2y है, तो अगर मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो 4 बन जाएगा। तो मैं काम करता हूँ कि इस बार इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। पिछले बार मैंने सिखाई दिया कि इस पूरे पार्ट का मल्टीप्लाई होता है और इधर भी मल्टीप्लाई होता है। तो जब इनका मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4x, फिर इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4y आ जाएगा, और फिर इक्वल को साइड में भी हमारा 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें भी 4y है और इक्वेशन नंबर 1 में भी 4y है। तो अब क्या करो, इक्वेशन 3 और 1 को आपस में सॉल्व कर दो। इसमें माइनस की साइन है, उसमें प्लस की साइन है, तो फिर से ऐड कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो चलो देखते हैं क्या आएगा। तो हमारे पास 1 में है 3x, प्लस में 4y और इक्वल को साइड में 10, और यहाँ पर हमारे पास है 4x माइनस में 4y और इक्वल को साइड में है 4। अगर ऐड करेंगे तो ये 4 और 3 मिलकर के हमारा 7x बना लेगा। यहाँ पर माइनस और प्लस खेल खत्म, एलिमिनेट हो गया। इक्वल के उस साइड में 10 में 4 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 14। यहाँ से हम लोगों का x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 7। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 2 निकल करके आ गई। x वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को फिर से तुम चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, चाहे यहाँ पुट करो, तुम्हारा y का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा, तुम जहां भी पुट करना चाहो। तो मुझे सबसे छोटा इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, बाकी तुम किसी में भी पुट करके देख लेना, तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, 2x है, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। x के बदले में हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग हो गया। फिर माइनस का 2y है और इक्वल टू साइड में 2 है। ये 2 2 जब 4 बन जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, 4 बन। चलो शुरुआत का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा डिटेल में ही कर देता हूँ। ये 4 माइनस में 2y इक्वल टू 2 हो गया। इस 4 को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू
2 और ये 4 जाकर के माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, देन y की जो वैल्यू है वो ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो -2 डिवाइड बाई में -2 है ना, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये मल्टीप्लाई में था तो उधर आकर के डिवाइड में हो गया। माइनस से पहले तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 1 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 निकल करके आ गई। तो इस तरीके से आपका x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों का, कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा हो ना, तो कमेंट करके जरूर पूछना। और साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते रहते हैं चीजों को, डाउट्स को। तो टेलीग्राम पे भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, मैं भी रहता हूँ, कभी कभी मैं भी बच्चों को मैसेज देख लेता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाला जो क्वेश्चन उससे बना लेते हैं। सो ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें आप लोग थोड़ा सा अटपटा से दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो हमारे पास सारे के सारी जो चीजें हैं, चाहे एक्स वाला हो, चाहे वाई वाला हो, चाहे हमारा कांस्टेंट टर्म हो, सभी इक्वल के लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पर हमारी कुछ चीजें राइट में, कुछ लेफ्ट में है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सभी को लेफ्ट में ले आना है, जैसे ये वाला है उसी तरीके से। आप चाहो तो नंबर को राइट में भी रख सकते हो, लेकिन उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम इसे डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसी इक्वेशन 2 नाम ना दे करके इसे ऐसे लिख लो 9x, फिर ये 2y इधर आकर के माइनस का 2y हो जाएगा, ये जो 7 प्लस वाला इधर आकर के -7 हो जाएगा, और इक्वल के इधर कुछ नहीं बचा तो हम लोग 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने सबको इकट्ठा कर लिया और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं कि दोनों में क्या सेम चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर मैं y को देखूं तो 5y और ये 2y है, तो हम लोग 2 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करके 5 तो बना नहीं सकते हैं, नहीं 5 में किसी का डिवाइड करके 2 बना सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाएंगे x के पास, देखते हैं क्या x को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पर हमारे पास 3x और यहाँ पर 9x है, और इनको हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। अगर हम 3x में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 9x हो जाएगा और ये भी 9x हो जाएगा, फिर आपस में हम लोग कट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयरली आते हैं। एग्जाम में तुम लोगों को ना ऐसे सिंपल नंबर नहीं दिया जाएगा, ऐसे नंबर दे दिया जाएगा जहां पर, जैसे यहाँ पर जैसे 5y और 2y है ना, वैसे यहाँ पर भी दे देगा 7 और 3 दे देगा। तो फिर क्या करना पड़ता है, उसमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, और वो सारी चीजें तुम लोगों को एनसीईआरटी की बुक में बहुत रेयरली मिलेंगी। तो वो चीजों को अगर सीखना है ना, तो एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं वो सॉल्व करने ही पड़ते हैं। चलो बाकी मैं बाद में बताऊंगा कौन सा बुक सॉल्व करना है, कमेंट करोगे, टेलीग्राम में आओगे तब बताऊंगा। फिलहाल मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस बार मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इन सभी का 3 से करूंगा, देखो इधर भी 3 से होगा, इन सभी में भी 3 से होगा, तो इधर हमारे पास 3 3 जा हो जाएगा 9x, ठीक है, ये बन जाएगा 3 5 जा 15y, और फिर ये जो 4 है उसका भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। और इक्वल के राइट में जब 0 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भैया किसी का भी 0 से कर दो मल्टीप्लाई, वो लास्ट में 0 ही हो जाता है, तो वहां पर 0 ही आ जाएगा। समझ में आ गया? तो राइट में हमने 3 से किया है मल्टीप्लाई अपने दिमाग में, या फिर कह लो कहीं पर इमेजिनरी लिख करके, लेकिन वो लास्ट में 0 ही हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नाम कर दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसमें भी 9x है और इक्वेशन 3 में भी 9x है, तो हम दोनों को आपस में कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐड करें ना तो इस बार कट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में ऐड की साइन है, प्लस की साइन है। अगर दोनों पहले से प्लस में है और हम लोग ऐड कर देंगे तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको तो कट करना है, माइन यहाँ पर एक दूसरे को गैप करना है एक से दूसरे को। तो हम क्या करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करो या 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो, लास्ट में आंसर सेम ही आता है। पहले थोड़ा सा माइनस माइनस की साइन आगे पीछे होती है, लेकिन लास्ट में फिर वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और लास्ट में सेम ही आंसर आता है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने 3 से 2 को किया तो क्या हमें भी हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है क्या, इसमें से इसको ही माइनस करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हो। तो हमारे पास आएगा क्या, पहले हमने लिख दिया, चूंकि 3 से 2 को कर रहे हैं तो हमको पहले ये वाला लिखना पड़ेगा, 9x को लिखेंगे, माइनस का 15y को लिखेंगे, माइनस का 12 लिखेंगे, इक्वल को साइड में 0 को लिखेंगे। फिर इक्वेशन 2 में हमारे पास है 9x और फिर माइनस में 2y है, माइनस का 7 है और इक्वल को साइड में 0 है। जब कभी भी माइनस होता है बच्चा ना कोई भी इक्वेशन, तो तुम लोगों को पता है कि सबका साइन चेंज हो जाता है। क्यों होता है मैं सिखाऊंगा, पहले यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ये जो प्लस वाला 9x था वो माइनस का 9x हो जाएगा, वैसे ये जो माइनस वाला 2y था ये प्लस का 2y बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो नंबर माइनस का 7 है वो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अरे यार मैं लिखा कुछ और था, मैं कुछ और कर दिया यहाँ पर ना, मैंने लिखा था सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से, तो उसके लिए हमें 2 वाले को ऊपर लिखना था और 3 वाले को नीचे लिखना था। लेकिन अब टेंशन मत लो, अगर ऐसे मैंने लिख दिया है तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको 3 को कट करके 2 बना दूंगा, कि एक्चुअल में मैंने जो काम किया है वो ये किया है, इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 से। ऊपर में तो 3 लिख दिया मैंने, अब इसको 3 बना देता हूँ, बस हो तो गया, तो टेंशन थोड़ी लेना है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, देखो वही आंसर आएगा जो पहले आने वाला था।
बस देखना साइन इस बार थोड़ा सा माइनस माइनस का हो जाएगा। ये मेरा प्लस का 9x है और माइनस का 9x है, दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पर माइनस का 15y है और ये 2y किस चीज में, तो प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस तो होगा, लेकिन बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस के साथ आंसर आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, तो 13y आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर तुम देखो तो ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 7 है, तो माइनस और प्लस फिर से हमारा क्या होगा, माइनस होगा। 12 में से 7 माइनस होगा तो 5 आएगा, और बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की 5 आ जाएगी। इक्वल के उस साइड में 0 लगा दो। अब चीजों को ट्रांसफर करो, क्योंकि तुमको तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले -5 को तो ट्रांसफर करो, तो -13y इक्वल के उस साइड में हमारा -5 जाकर के प्लस का 5 बन जाएगा, और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो +5 डिवाइड बाई में माइनस का 13 आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, उनको ये भी डाउट रहता है कि सर आपने इस वाले -5 को जब इधर भेजा तो प्लस का 5 बनाया, लेकिन ये माइनस वाला 13 इधर जाकर के प्लस वाला 13 क्यों नहीं बना। तो मेरा बच्चा एक ही चीज होता है, क्या होता है कि या तो अगर वो माइनस या प्लस में है तो जाकर के साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो चीज मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है ना, तो दूसरे साइड जाकर के वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो जाता है। जैसे अगर ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर ये डिवाइड में रहता, 13 डिनोमिनेटर में रहता, तो फिर यहाँ करके मल्टीप्लाई में हो जाता, न्यूमरेटर में हो जाता, साइन वाइन उसका चेंज नहीं करते। साइन तभी चेंज होगा जब सिर्फ और सिर्फ वो प्लस या माइनस में हो। अगर सिर्फ प्लस या माइनस में दूसरी तरफ भेज रहे हो तो साइन चेंज करके भेजोगे, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो सिर्फ वो जा करके चेंज हो जाएगा, या तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो इस तरीके से तुम्हारा y का वैल्यू निकल करके आएगा। y का वैल्यू कितना निकल गया, तो माइनस का 5/13। इसको देखो ऐसे नहीं, जब तुम बोर्ड एग्जाम में बनाओगे ना तो ऐसे ना लिख करके तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू माइनस का 5/13, क्योंकि कभी भी जो हमारा डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन होता है ना, उसे या तो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं या फिर हम लोग उसको बीच में लिखते हैं, ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। और उससे कोई दिक्कत नहीं है, मत सोचना कि सर ये तो डिनोमिनेटर में था हमने बीच में लिख दिया तो गड़बड़ हो गया क्या, ना बच्चा, वो लास्ट में वैसे ही लिखा ही जाता है। ये क्लास 7 का टॉपिक है। दूसरी चीजें मुझे आपको समझानी थी यहाँ पर कि हमें ना ये काम, जो साइन चेंज होता है वो साइन क्यों चेंज होता है, तो तुम लोगों को पता होगा कि जैसे अगर मैं इस 9x में से इस 9x को माइनस करूं, या फिर पूरा ही चलो मैं माइनस करके दिखा देता हूं, तुम इसको सेकंड मेथड की तरह समझ सकते हो कि ये दूसरा मेथड है। एक मेथड इस तरीके से होता है माइनस करने का, और दूसरा मेथड कौन सा होता है, तो ऐसे होता है कि हम 9x माइनस 15y माइनस 12 में से माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, तो इन सभी को माइनस कर रहे हैं, तो पहले माइनस की साइन लगाएंगे और फिर इन सभी को ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, 9x माइनस में 2y माइनस का 7, और इक्वल को उस साइड में भी हमारे पास 0 में से 0 माइनस होगा, तो लास्ट में 0 ही आएगा, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, बस 0 भी लिख दे तो भी चल जाता है। तो होता क्या है कि ये तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो माइनस होते रहता है ना, उसका पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाता है। जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ये माइनस और प्लस हमारा माइनस का 9x हो जाता है, फिर माइनस और माइनस हमारा प्लस का 2y हो जाता है, और फिर ये भी हमारा माइनस और माइनस प्लस का 7 हो जाता है, और इक्वल को साइड में 0। तो यही चीज देखो यहाँ पर हुआ था, माइनस का 9x हो गया था, प्लस वाला 2y हो गया था जो यहाँ पर हुआ है, और इसको मैंने प्लस का 7 कर दिया था। तो साइन चेंज को आपको रटना नहीं है कि भैया जब माइनस होता है तो ऐसे साइन चेंज होता है, उसका ये रीजन है जो हमने पहले वाले कई क्लासेस में आप लोगों को सिखाया भी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही कर देना, ये ज्यादा आसान लगता है माइनस करने में, इसमें थोड़ा सा स्पेस भी लगता है, और फिर हम लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूज जाते हैं किसको मैंने माइनस किया किसको नहीं किया, ये समस्त ऊपर नीचे रहता है, फटाफट हो जाता है। तो ये y की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 13, कहाँ पर, तो इन कौन सी इक्वेशन में कर दूं, कौन सा छोटू सा इक्वेशन है, कोई छोटू सा नहीं है, सब दुष्ट इक्वेशन है। चलो इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर हमारे पास 1। तो इक्वेशन 1 में अगर हम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 3x माइनस का 5y है, तो 5 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा, और फिर माइनस का 4 है, इक्वल को साइड में 0 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 है और माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 25 डिवाइड बाई 13 और -4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, चाहो तो तुम लोग इसको इकट्ठा उधर ट्रांसफर करके सॉल्व भी कर सकते हो। तुम्हें दो मेथड बता रहा हूँ, या तुम इनको इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स वाले को यहीं पर रहने दो, या फिर तुम क्या करो, इन सभी को पहले सॉल्व कर लो, यहाँ पर सभी के नीचे में 1 छुपा हुआ है, सब कैल्शियम ले लो, और फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं काम कर रहा हूँ, अपने काम को आसान करने के लिए इसी को ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का 4 उधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा, तो उसको पहले लिख लेता हूँ, और ये जो मेरा 25/13 है, ये भी प्लस में है ना, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 13 ऐसे। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया कितना, 3x इज इक्वल टू 13 4 जा कितना होता है 52 होता है ना, तो 52 माइनस में 25 डिवाइड बाई में 13 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27
डिवाइड में हमारे पास 13 है, और ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था x के साथ, ये भी इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। ये सब तरीका है, आप लोगों को क्लास 7 में सिखाया था। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कट हो जा रहा है ऊपर नीचे, तो कट कर दो, 3 के टेबल से 3 9 जा 27 आ जा रहा है, तो हमारा जो x है उसका वैल्यू निकल करके आ गया न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 13। ये बन गया x का वैल्यू फाइनल आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोनो भी दिक्कत हो बच्चा टेलीग्राम पे आ जाओ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान वहां करते हैं। अब बढ़ते हैं 4th वाले क्वेश्चन के पास, जो कि फ्रैक्शन वाला है, उसे कैसे बनाना है चलो वो भी सिखा देता हूँ। तो देखो जो 4th वाला क्वेश्चन है ना, उसमें एक इक्वेशन इस तरीके से दिया है, दूसरा एक और इक्वेशन है वो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको मैं बाद में लिखूंगा। पहले क्या करना है कि जो पहला इक्वेशन ये दिया है ना आप लोगों को, इसे सॉल्व करके जैसे ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को गायब कर दो। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उस फॉर्म में हम लोग इसको बना देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसमें नहीं किया जा सकता, इसमें भी किया जा सकता है, लेकिन फिर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा स्पेस भी ज्यादा चाहिए रहता है, तो हम उतना टाइम बर्बाद नहीं करने वाले। हम फटाक से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके सिंपल करेंगे। कैसे सिंपल करेंगे, तो नीचे में 2 और 3 है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 3 जो हमारा 6 होता है, एलसीएम भी हमारा 6 हो जाएगा क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर है। अब क्या होता है अगले स्टेप में, तो ये एलसीएम से इसको डिवाइड किया जाता है, तो 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, और उस 3 का ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगा। प्लस की साइन लगा देंगे, 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, उस 2 का ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में माइनस का 1 आ गया, इस 6 को उधर भेज दो, तो ये बन गया तुम्हारा 3x प्लस में 4y, और ये जो 6 यहाँ डिवाइड में था इधर 1 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 1 कितना होता है 6 होता है, और माइनस की साइन है तो माइनस से 6 हो जाएगा। और ये जो बना है ना, इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब इसे कैलकुलेट करना आसान होगा, इसमें से x की y की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला तुम लोगों को दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था भाई, जो सेकेंड वाला तुम लोगों को दिया है वो दिया हुआ है x माइनस में y डिवाइड बाई 3 और इक्वल टू साइड में 3 है। ठीक है, अब इसे भी क्या करेंगे, इस फॉर्म में बना लेंगे। इसके लिए सिंपली तुम लोग बता रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम फैल्सियम बना लो, बीच हवा में लटक रहा है ना भटकती आत्मा की तरह, तो बस इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 का x से मल्टीप्लाई होगा 3x आ जाएगा, माइनस का जो y है वो उतर जाएगा, और दोनों के नीचे में कंप्लीट हमारा ये 3 उतर जाएगा। इक्वल टू साइड में 3 है, उसको एज इट इज रहने दो, 3 को इधर भेज दो, तो तुम्हारा यहाँ पर बन गया ये 3x माइनस में y, और ये 3 उधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 9 बन जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या करने का, अब यहाँ पर देखो पहले से इस बार कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा जैसे हम लोगों को पिछले क्वेश्चंस में करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर पहले से हमारे पास 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो हम इसको अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है फ्रैक्शन से हटाने के बाद कई बार क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं y को ही पहले कट करूंगा, तो कर लो भाई, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो y कट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 4 से करोगे तो, लेकिन उतना टाइम बर्बाद नहीं करने का। देखो दोनों में पहले से इक्वल है ना, तो तुम डायरेक्ट क्या करो, दोनों को सॉल्व कर दो, और दोनों प्लस की साइन के साथ हैं तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास कितना है, 3x है, प्लस में 4y है, और इक्वल के उस साइड में माइनस का 6 है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले को जो कि है 3x माइनस में y, और इक्वल के उस साइड में 9। हमें पता है साइन वाइन चेंज हो जाता है माइनस करने सब्ट्रैक्ट करने से, ये प्लस वाला 3x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला y प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला 9 माइनस का 9 हो जाएगा। तो ऐसे लिख भी देना साइन। ये देखो प्लस का 3x और माइनस का 3x, खेल खत्म, कट हो गए। ये 4y भी प्लस में है और ये y भी प्लस में है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5y बन जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये माइनस का 9 और माइनस का 6 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन रहती है इसलिए साइन माइनस की लग जाएगी, तो 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15। यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, तो -15 डिवाइड बाई में 5, यानी कि y की जो वैल्यू बच्चा वो आ जाएगी तुम्हारी माइनस की 3। ठीक है ना, कट हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, तो y की वैल्यू माइनस की 3 निकल करके आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम किस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर करेंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तुम इक्वेशन 1 में भी करोगे पुट, सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। मैं इक्वेशन 2 में कर रहा हूँ कि वहाँ पे छोटा है तो टाइम बचेगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस की साइन, ये जो पहले से माइनस की साइन थी वो मैंने लगा दिया, और y के बदले में भी माइनस का 3 है ना, तो उसको अलग से -3 लिखना, ये नहीं कि बस -3 लिख करके छोड़ दिए, एक माइनस पहले से वहां पर है, ध्यान रखना। और इक्वल के उस साइड में 9 है, तो ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस में 3 इक्वल के उस साइड में 9, तो ये बन गया हमारा 3x, और इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 9 माइनस का 3, ये 3 उधर जाकर के माइनस में आ गया। सो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड बाई में 3, और x की वैल्यू हमारी फाइनली जो निकल करके आएगी वो आ जाएगी 2।
3 2 जा 6 होता है, x की वैल्यू 2 आ गई। आप लोग बोर्ड एग्जाम में इतनी डिटेल में बिल्कुल मत बनाना, वो मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, बेसिक सिखा रहा हूँ, एकदम डीपली सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th में आकर के सीरियस होते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो मैं सारे बच्चों को साथ में लेकर के चल रहा हूँ। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो दिमाग में भी कि सर ये माइनस का या प्लस का 3 हो जाएगा, फिर उधर जाकर के माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, आप इस स्टेप को लिखवे मत करो तो भी काम बन जाएगा। ये स्टेप भी डायरेक्ट तुम लोग यहाँ तक पहुंचा सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने एकदम ट्रांसफर कर करके लिखा है, तुम यहीं से लिख सकते हो कि 3x अगर इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें तुम दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट कर भी लेना बोर्ड एग्जाम में, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है, उससे टाइम बर्बाद होता है सिर्फ। चलो अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के पास, जहां पर आप लोगों को बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, जैसे 3.2 में दिया हुआ था, इसमें साफ साफ बोला गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। देखो एक जोरदार चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना कि तुमसे पहले ही बोल दिया है कि find their solution if they exist, यानी कि अगर वहां पर उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तभी आप लोगों को उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और अगर एग्जिस्ट करते ही नहीं है, अगर नो सॉल्यूशन है तो हम लोगों को फाइंड ही नहीं करना है। तो भाई एग्जिस्ट कब नहीं करता है, जब हमारे दो पैरेलल लाइन होते हैं, जब हम लोग रेशियो निकालते हैं और हम लोगों को पता चल जाता है कि वहां पर हमारे पैरेलल लाइन बनेंगे, यानी कि नो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे। पहले देखो क्या 2-3 काम करना है यहाँ पर। पहला काम करना है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके 2 इक्वेशन बनाना, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम वहां पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करके ये देखना है कि यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर तीसरा काम करेंगे और एलिमिनेशन मेथड लगा करके सॉल्व करेंगे। तो ये 3 काम करना है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चा कमर कस लो, पानी वानी पी लो और तैयार हो जाओ इसे सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि एक फ्रैक्शन की बात की जा रही है क्योंकि वहीं पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो उस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऊपर नीचे माइनस करेंगे ना तो 1 हो जाती है। तुम लोग सर पहले तो फ्रैक्शन था तो वो 1 कैसे बन जा रहा है, तो फ्रैक्शन ना बनना चाहिए। तो बबुआ जरूरी थोड़ी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लो कि हमारे पास ऊपर में और नीचे में 4/4 आ गया, तो 4/4 कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो बस कहने का मतलब ये है कि ऊपर में और नीचे में अगर हम लोग 1 और 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लास्ट में फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ना कटपिट होकर के वो 1 आ जाती है। और उसके बाद बोल रहा है कि इट बिकम्स 1/2 और वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करें 1 ऐड कर दें और फिर उसको सॉल्व करें तो वो लास्ट में 1/2 आ जाएगा। तो बताइए फ्रैक्शन क्या है, क्या है भाई फ्रैक्शन, चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप से जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको जैसा कि पता ही है फ्रैक्शन में 2 पार्ट होती है। पहला चीज क्या होता है हमारे पास, तो पहला होता है न्यूमरेटर और जो दूसरी चीज होती है वो होती है डिनोमिनेटर। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है कि लेट द न्यूमरेटर मान लेते हैं जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, तो वो हमारा x है। एंड साथ ही साथ आप लोगों को डिनोमिनेटर भी ले लेना है कि मान लेते हैं जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो कितना है, तो वो हमारे पास y है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अगर न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा बताओ। तो अगर इस तरीके से हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में y है तो फ्रैक्शन हमारा सिंपली x डिवाइड बाई y बन जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए रहने दो, इसका अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसका हम लोगों को आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ पहले वाली सिचुएशन में जिससे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया, फर्स्ट वाला जो सिचुएशन है, फर्स्ट वाला जो केस है उसमें हम लोगों से कहा गया था कि अगर आप लोग इस न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दो, ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यस, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो लास्ट में 1 बन जाता है, ऐसा बोला गया था। यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस होने के बाद वो इक्वल टू 1 हो जाएगी, इसको ऐसे लिखना रहता है। ठीक है, अब करें क्या, इसको अब अच्छे से बनाना इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे इस डिनोमिनेटर को इधर ट्रांसफर कर देंगे 1 के पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस में 1 और इक्वल के उस साइड में ये y माइनस 1 1 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई हो जाए वो लास्ट में वही नंबर रह जाता है। चाहे किसी का भी 1 से मल्टीप्लाई हो, 100 का हो तो भी 100 ही आएगा, करोड़ का हो तो भी 1 से मल्टीप्लाई होगा करोड़ ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से y माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 आ जाएगा। अब एक काम करो, नंबर को एक तरफ फेंक दो और इस y को एक साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस में y, ये पहले से -1 है इधर, ये वाला 1 उधर जाकर के प्लस का 1 बन गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अरे सॉरी, ये प्लस वाला 1 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 बनेगा ना, ये भी प्लस में है तो इधर आकर के माइनस का 1 बन गया, तो माइनस और माइनस मिल करके हमारे पास माइनस का 2 बना देंगे, तो इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये एक्चुअल में इक्वेशन बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारा पहला इक्वेशन बना है, ध्यान देना भी फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है। अब आ जाओ सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले सिचुएशन में। तो सेकंड कंडीशन में हम लोगों से ये कहा गया था कि अगर हम लोग न्यूमरेटर को कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें। क्या करें भाई, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है ना वो हमारा 1/2 बन जाता है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो अब यहाँ से क्या होगा, फिर वही काम होगा, इस 2 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 2 का x से मल्टीप्लाई होकर के 2x आ जाएगा, और ये y प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 ही रह जाएगा। अब हम लोग इसको y को बस इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में y, और इक्वल के उस साइड में ये 1 बच जाएगा, और इससे हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, समझ में आ गया, इक्वेशन 1 और 2 बन गया हमारे पास। ये आधा काम हुआ है अभी बेटा। अभी अब हम लोग को क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में क्योंकि लिख दिया है ये चीज कि एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोगों को पता है कि हम निकालते हैं a1, नाउ a1 डिवाइड बाई a2। a1 कितना है हमारे पास, तो x के साथ जो नंबर रहता है वो a1 रहता है, तो 1 है वहां पर, तो 1 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, तो a1 बाई a2 हमारे पास 1/2 बन गया। उसी तरीके से हम निकालते हैं b1 डिवाइड बाई b2। तो b1 कितना है यहाँ पर, b1 देखो हमारे पास माइनस का 1 है, और यहाँ पर जो b2 है वो भी हमारे पास माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई में -1, और यहीं से हमको पता चल गया कि ये आ गया हमारे पास 1 है ना, 1/1 आ गया, इसको 1/1 भी लिख सकते हो, तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो। तो साफ साफ पता चल गया कि हमारे पास a1 जो है, a1 बाई a2 वो इक्वल नहीं है हमारे b1 बाई b2 के। और हमने क्या सीखा था कि अगर ये इक्वल नहीं हो तो वहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल करके आता है, वहां पर x और y का क्या होता है, 1 सॉल्यूशन निकल करके आता है। सो तुम इसको ऐसे लिखोगे, इट हैज 1 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन तो बनेगा। तो अगर ये सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पर, तो हम अब क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। यहाँ पर एलिमिनेशन से बोला था साफ साफ, तो एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन के लिए भैया देखो, दोनों के पास y पहले से बराबर है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, बस दिक्कत ये है कि दोनों के पास माइनस की साइन है, तो हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं पीछे एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। किसी में से किसी को भी कर दो, तुम्हारा आंसर वही आएगा लास्ट में। तो पहले 2 वाले को लिख देता हूँ। 2 में क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू उस साइड में 1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इस वाले को करना था, x माइनस वाई इक्वल टू -2 को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई और इक्वल टू उस साइड में 2। ठीक है, माइनस का 2 था। तो अब यहाँ पर हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, पूरा साइन चेंज हो जाएगा। ये तो ऊपर में सेम टू सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो प्लस का x है वो माइनस का x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस का y हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हमारा प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये देखो 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x आंसर आ जाएगा, जिसको x लिखते हैं। ये माइनस का y और प्लस का y आपस में हो गया कैंसिल, और इक्वल के उस साइड में ये भी प्लस का 2 है और ये 1 भी प्लस में है, तो 3 आ जाएगा। तो सिंपल x का वैल्यू निकल कर क्या आ गया, x का वैल्यू 3 निकल कर क्या आ गया। अब इस वैल्यू को तुम इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन 1 में कहीं पर भी पुट कर सकते हो। मैं इसमें कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ। तो इसको लिखेंगे हम लास्ट में, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा x के बदले में 3, फिर माइनस का y है, और इक्वल को साइड में माइनस का 2 है। इस y को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो 3 यहाँ पर रहेगा, ये माइनस वाला 2 इधर आकर ये प्लस का 2 बन गया, और y उधर जाकर के प्लस का y बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ये 5 बन गया, तो 5 इक्वल टू y लिखो या y इक्वल टू 5 लिखो, बतिया एक ही होता है। तो लास्ट में हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। अगर तुम मान लो y को उधर नहीं ले जाना चाहते तो 3 को लेकर के जाओगे, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5 आएगा आंसर, फिर माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो y इक्वल टू लास्ट में 5 ही आ जाएगा। दोनों में सेम ही कंडीशन आते हैं। तो इतना ही आंसर नहीं लिखना, इसमें तुम लोग लास्ट में लिख देना कि हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो हम लोगों से फ्रैक्शन बोला गया था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, वो फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो हम लोगों को फ्रैक्शन पता ही है कि हमने फ्रैक्शन को लिया था x डिवाइड बाई वाई।
x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा 3/5 होगा। तो ऐसे इसको डिटेल में आप लोगों को सॉल्व करना है अगर सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो। ठीक है, पिछले साल मैंने बच्चों को जहां तक पढ़ाया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है वहां पर इफ दे एग्जिस्ट वाला मैंने नहीं कराया था, कि हम लोगों को एग्जिस्ट वाला चेक करने के लिए पिछले साल नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस बार दिया हुआ, तो एग्जिस्ट वाला भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। वैसे बनता ही है, जनरली 90% क्वेश्चन में सॉल्यूशन बनता है वर्ड प्रॉब्लम में, एक आखिरी क्वेश्चन ऐसा मिलता है मेरे को जहां पर सॉल्यूशन ना बने। वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, मुझे पता है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले साल वाले ही हैं बच्चों जो मैंने कराया था, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि सभी के सॉल्यूशन बनेंगे, सभी में देखना लास्ट में यही चीज आएगा। तो मैं काम करता हूँ कि ये काम मैंने जो यहाँ पर किया है, अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो काम करके दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया आप लोगों को। लेकिन अब जो आगे के क्वेश्चन है वहां पर मैं ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि सभी मेरे को पता है सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, और जब निकलेगा ही तो यही काम मैं बार बार काहे के टाइम पास करूंगा। तुम लोग बस इतना ही करना है, a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 करके दिखा देना है, खत्म खेल। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चलो जो आगे क्वेश्चन है उनको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, और तुम ये इक्वेशन बनाने के बाद ये काम जरूर करना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि इफ दे एग्जिस्ट, कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आप लोगों को ऐसे पता करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, सेकंड वाला क्वेश्चन बनाया जाए। सो सेकंड वाला क्वेश्चन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी और सोनू दो वहां पर पर्सन है, एक लड़की है एक लड़का है, हो सकता है सोनू भी लड़की हो नो भी हो। तो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा कि दो लोग हैं और जो नूरी है ना वो बड़ी लड़की है। कैसे पता चला हम लोगों को, क्योंकि इसमें बोला था कि आज से 5 साल पहले की बात है कि जो नूरी थी ना, वही नूरी अभी भी होगी जिंदा नहीं पता, तो जो नूरी थी वो क्या थी, थ्री टाइम्स थी सोनू के एज से, यानी वो सोनू का एज जितना भी होगा, मान लो 10 साल सोनू का एज होगा 5 साल पहले, तो नूरी का एज कितना था, 30 साल था, थ्राइस थी वो। ठीक है, थ्राइस से मतलब 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर हम आज से 10 years लेटर का देखें, यानी 10 साल बाद का अगर हम लोग देखें, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का जो एज होगा आज से 10 साल बाद, और सोनू का एज अगर हम आपस में कंपेयर करें तो नूरी का एज क्या हो जाएगा, अब ट्वाइस हो जाएगा। जो आज से 5 साल पहले थ्राइस था, 10 साल के बाद वो ट्वाइस हो जाएगा। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताइए नूरी और सोनू का जो एज है ना वो कितना है। चलिए पता करते हैं दोनों का एज। तो देखो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर उनका जो प्रेजेंट एज है वो x और y मान लेना है, कि नूरी का जो प्रेजेंट एज है मान लेते हैं वो x ईयर है, और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर है। और यही हम लोगों से पूछा भी गया, लास्ट में लिखा हुआ है ना कि बताइए उनका एज कितना है। तो एज का मुराद, एज से जो मतलब है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, उसका मतलब ये है कि अब भी उनका उम्र कितना हो रहा है ये पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा भी रहता है बताइए उनका प्रेजेंट एज। अगर नहीं भी लिखा है तो आपको प्रेजेंट एज ही बताने का। ठीक है, अगर वहां पर अलग से लिख दिया है कि बताइए 5 साल बाद वाला एज कितना होगा, तब फिर वो 5 साल बाद वाला एज बताना रहता है, अदरवाइज प्रेजेंट एज ही बताना रहता है। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें हमें जो हिंट दिए हुए हैं वो अभी प्रेजेंट वाले हिंट तो दिए नहीं है। एक हिंट दिया हुआ है 5 साल पहले वाला, और दूसरा जो सिचुएशन दिया हुआ है वो 10 साल बाद वाला दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 5 years अगो, शॉर्टकट में, कि आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो जो नूरी का एज होगा वो कितना होगा, ये बताओ मुझे तुम लोग। नूरी का एज कितना होगा भाई आज से 5 साल पहले, तो आज अगर x ईयर है तो 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगा, बस इतना ही तो करना है। अगर तुम्हारा उम्र मान लो अभी 17 साल हो रहा होगा तो 5 साल पहले कितना होगा, 12 साल होगा। वैसे 17 तो हुआ नहीं होगा तुम्हारा, फिर भी जितना भी हुआ होगा माइनस करना रहता है, बस सिंपल। और उसी तरीके से जो सोनू बबुआ है उसका एज कितना होगा, तो उसका एज हो जाएगा यहाँ से y माइनस में 5। ये 5 साल पहले की बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहा गया, क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला गया है कि 5 साल पहले का अगर हम लोग एज देखते हैं तो क्या बोला था भाई कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी ये जो नूरी का एज है ना, ये जो हमारा x माइनस 5 है, और ये जो सोनू का एज है हमारे पास y माइनस 5, तो नूरी का एज सोनू का एज का 3 टाइम है, थ्राइस है। तो आपको क्या करना है, सोनू का एज में 3 का मल्टीप्लाई करना है और फिर इक्वल की साइन लग जाएगी। इसमें थोड़े से कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर ये नूरी का एज थ्राइस है तो नूरी में ना 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो नहीं बच्चा ऐसे नहीं होता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि अगर हम ये बोलें कि जो 15 है वो 5 का 3 टाइम्स है, जो 15 है वो 5 का थ्राइस है, और बीच में हम इक्वल की साइन लगा करके इक्वेशन बनाना चाहें तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, कि 15 5 का 3 टाइम्स है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास बीच में इक्वल की साइन आएगी, तो इधर भी 15 आ जाएगा और इधर भी 15 आ जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है ना, तो इस टाइप से होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस में 5 इक्वल की उस साइड में 3 का y से मल्टीप्लाई हुआ तो 3y,
और 3 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब y को इकट्ठा कर लो, नंबर को एक साइड कर लो, तो ये हमारे पास x हो गया, माइनस का 3y हो जाएगा, इधर हमारे पास माइनस का 15 है, ये माइनस वाला 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस 15 और प्लस 5 मिल करके हमारा माइनस का 10 बना देंगे। मैं अब दिमाग में चीजों को करना शुरू कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो एक एक चीज बेसिक वाला मैं नहीं समझाने वाला, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखा दिया तुम लोगों को कि ये माइनस आएगा प्लस होगा, फिर -15 प्लस 5 इक्वल टू -10, दिमाग में इतना कर लो और एग्जाम में भी ऐसे ही करने का। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ऐसे इक्वेशन 1 बनता है। ठीक है, अब आ जाओ 10 ईयर्स लेटर वाले में, क्योंकि इस क्वेश्चन में दूसरा जो हिंट दिया हुआ था वो कहां से दिया हुआ था कि आज से 10 साल बाद, तो 10 ईयर्स लेटर। अगर हम आज से 10 साल बाद की देखें तो जो नूरी का एज होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? नूरी का एज अगर आज x ईयर है तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगा, यही ना होगा? जैसे तुम लोगों का मान लो अभी 15 साल हो रहा है उम्र, तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 प्लस 10 25 साल के हो जाओगे, यही करना रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 10, और उसी तरीके से जो सोनू है उसका एज कितना हो जाएगा? सोनू का एज हो जाएगा तुम्हारा, अभी अगर y है तो 10 साल बाद y प्लस में 10। अब फिर से आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया है कि जो नूरी का एज है ना आज से 10 साल बाद वाला, अगर उसे हम कंपेयर करें सोनू के एज से, तो सोनू के एज का ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि इसका जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगा। तो हम लोगों को सोनू में डबल का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो ये बन गया हमारा x प्लस में 10 इक्वल टू साइड में 2y प्लस में 20, y को इधर ले आओ तो x माइनस में 2y हो जाएगा, ये 10 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा और प्लस का 20 है तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से आप लोगों को दोनों इक्वेशंस बना लेने हैं। 2 इक्वेशन बन गया। अब हम लोगों को चेक करना वही है, तुम लोगों को पता ही है कि a1 बाई a2 है ना, तुम लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। देखो यहाँ पर a1 हमारा 1 है, a2 भी हमारे पास 1 है, तो a1 बाई a2 हमारा 1 ही आ जाएगा। b1 को देखो यहाँ पर माइनस का 3 है और b2 माइनस का 2 है, तो ये 3 बाई 2 बन जाएगा, यानी कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो एग्जाम में तुम लोग लिख करके उस टाइप से दिखा देना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि दोनों के पास x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी सिंगल x है, तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है x माइनस में 2y इक्वल टू साइड में 10 है, और इक्वेशन 1 में हमारे पास है x माइनस में 3y और इक्वल टू साइड में माइनस का 10 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये भी माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। प्लस और माइनस x होगा कैंसिल, ये माइनस का 2y और ये प्लस का 3y सॉल्व होगा, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1y आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस की साइन है तो प्लस का 1y आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास ये भी 10 प्लस में और ये भी 10 प्लस में है, तो 10 और 10 हमारा 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर गई? 20 निकल करके आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, कहाँ पर पुट कर दें? तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, दोनों तो एक ही टाइप से है, चलो इक्वेशन नंबर 2 में कर दो। तो अब मैं यही बगल में कर दूं क्या? बगल में बहुत जगह यहीं पे कर देते हैं। तो y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास x है, माइनस में 2y है, तो 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 40। देखो यहाँ पर ये जो 40 आएगा ये माइनस का 40 रहेगा, तो उधर जाकर के प्लस का 40 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा प्लस का 40, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 50 आ गई। और इसका साफ साफ मतलब ये निकला कि जो नूरी का, देखो x क्या है? नूरी का प्रेजेंट एज है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो नूरी का एज है, प्रेजेंट वाला एज, वो कितना है? वो अभी 50 ईयर्स है। अभी नूरी का प्रेजेंट एज 50 ईयर्स है, और जो सोनू है उनका प्रेजेंट एज कितना है भाई? सोनू का प्रेजेंट एज कितना है? तो ये 20 निकला था भाई, यानी कि 20 ईयर्स है। अगर आप लोगों के पास टाइम है एग्जाम में ना, तो आप लोग अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? तो जो क्वेश्चन में जो चीजें बोली थी ना उस अकॉर्डिंग कर लो। 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा? 45 होगा, और सोनू का एज 5 साल पहले कितना होगा? 15 होगा। तो इसका मतलब 45 और 15 को कंपेयर करोगे तो तुम ये बोल सकते हो ना कि 45 जो है वो 15 का थ्राइस है, यानी कि नूरी का जो 5 साल पहले वाला एज था 45 ईयर, वो सोनू के 5 साल पहले वाले एज यानी 15 ईयर का थ्राइस था, 3 टाइम था। तो पहले वाले सिचुएशन से चेक हो गया। दूसरे सिचुएशन से भी चेक कर सकते हो कि 10 साल बाद अगर देखो तो नूरी का एज हो जाएगा 60 और सोनू का जो एज है वो 30 हो जाएगा। तो नूरी का एज हमारा 60 और सोनू का अगर 30 है, इसका मतलब कि ट्वाइस है, 30 का ट्वाइस ही तो 60 होता है ना। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करके अपने दिमाग में ही आंसर को चेक भी कर लिया। तो ऐसे भी कर सकते हो अगर टाइम है तो, नहीं तो फटाफट सॉल्व किया है तो आगे भी बढ़ जाना। चलो ये 2 हमारे काम हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए भैया। थर्ड वाले क्वेश्चन के पास चलो और वहां पर सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। सो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों ना, इसको भी बहुत ध्यान से समझना, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें बोल रहा कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है
और उनका जो सम निकल रहा है ना वो 9 निकल रहा है। जैसे मान लो नंबर होगा 54 एग्जांपल के लिए, तो 5 और 4 का सम कितना होता है, 9 होता है। या नंबर मान लो 81 होगा, तो 8 और 1 का भी सम 9 होता है। तो बहुत सारे नंबर की पॉसिबिलिटीज है, 27 हो सकता है, 72 हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हमें नहीं पता कि कौन से नंबर है, हमसे बस ये हिंट दिया हुआ था। आगे बोल रहा कि ऑल्सो 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। यानी कि ये जो नंबर है ना, ये क्या है, 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, यानी इस नंबर का अगर हम लोग 9 टाइम करें, जो नंबर हम लोगों को दिया गया है, मान लो 54 दिया हुआ है, 27, कोई भी नंबर जो दिया हुआ है, अगर उस नंबर का हम लोग क्या करें, 9 टाइम करें, तो वो नंबर क्या बनेगा पता है, वो नंबर का जो वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू उसी नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जितना निकलता उतना ही निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझाता हूं, मान लो नंबर 27 है, तो ये बोला जा रहा है कि 27 का 9 से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर निकलेगा ना, वो 27 के डिजिट को चेंज करके, यानी 27 को 72 बना करके उसका ट्वाइस करने से आएगा, वही आंसर वहां पर निकलेगा। ऐसा बोल रहे हैं, इसको भी मैं लिख करके भी समझाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, फाइंड दी नंबर, नंबर बताइए कितना होगा। मस्त क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें सीखोगे। चलो ध्यान से समझो। तो है कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर डाल लेता हूं। सबसे पहला जो इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है काम, वो ये है कि आप इस तरीके से लिखोगे कि लेट द डिजिट इन वंस प्लेस। जो हमारा वंस वाला प्लेस, देखो 2 डिजिट का नंबर है ना, तो वहां पर आपको डायरेक्ट 2 डिजिट का कोई नंबर लिख मत देना, यानी कि एक्स वाई वगैरह वैसे मत लिख देना। आपको ऐसे करना पड़ेगा सॉल्व करना है तो, कि मान लेते हैं कि जो वंस वाला प्लेस है हमारे पास, वहां पर जो डिजिट है ना, वो कौन सा है, तो वो एक्स है। एक्स और वाई ही लेना रहता है ज्यादातर, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो। और अगर हम लोग टेंस का प्लेस देखें, कि जो हमारा टेंस वाला प्लेस होगा, क्योंकि 2 डिजिट का है तो वंस और टेंस होगा ही वहां पर, तो टेंस वाले प्लेस में जो डिजिट है उसको तुम लोग वाई मान लो। ठीक है, इतना समझ में आएगा कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, तो वंस के प्लेस में हमने एक्स मान लिया और टेंस के प्लेस में हमारे पास वाई आ गया। तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा बच्चा, जो हमारा नंबर बनता है, वो नंबर होता है कितना, वो हो जाता है 10y प्लस में x। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर दिमाग घुमा होगा थोड़ा सा, जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता उनका घुमा होगा कि सर नंबर हमारे पास 10y प्लस x कैसे बन गया। आपने लिखा कि 1 के प्लेस में x है, 10 के प्लेस में y है, तो हमारा x और इधर y लिखा जाता है, नहीं y x जो है वो हमारा नंबर हो जाता है। लेकिन आपने 10y प्लस x ऐसे क्यों लिखा है, इसका क्या रीजन है। चलो इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फटाफट, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे मान लो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि एक नंबर है मेरे पास, उस नंबर में वंस के प्लेस में 4 है और टेंस के प्लेस में हमारे पास 3 है, एग्जांपल के लिए। ठीक है, वंस के प्लेस में कितना है, 4 है, और टेंस के प्लेस में 3 है। तो आप लोगों को क्लास 6 में या उससे पहले की क्लासेस में सिखाया गया होगा कि टेंस के प्लेस में जो नंबर रहता है उसका 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो वंस के प्लेस में नंबर रहता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाता है 30 प्लस में 4, यानी कि 34 बनता है। तब जाकर के हमारा वंस का प्लेस 4 और टेंस का प्लेस 3 आता है। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, देखो अगर तुम इसको ये बोल रहे थे कि सर अगर हमारे पास वंस के प्लेस में x है और टेंस के प्लेस में y है, तो हम इसको ऐसे x y x ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि तुम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में। जैसे अगर तुम लोगों को वंस के प्लेस में 4 दिया हुआ है और टेंस के प्लेस में 3 दिया हुआ है, तो क्या तुम 4 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकते हो क्या, तो 4 मल्टीप्लाई 3 तो 12 ना हो जाएगा, 34 थोड़ी बनेगा। तो 34 बनाने के लिए ये करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं दोनों का आपस में। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको एक्स वाई नहीं लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखते हैं कि जो 10 के प्लेस में उसका पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें वंस वाला प्लेस वाला ऐड हो जाएगा, तब हमारा जाकर के नंबर बनता है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो ये मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पहला चीज क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तुम लोगों को फर्स्ट चीज दिया हुआ था, जो पहला केस दिया हुआ है, उसमें तुम लोगों से ये कहा गया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि इनका जो सम निकल कर क्या रहा है दोनों डिजिट का, वो 9 निकल कर क्या रहा है, यानी कि इस x में y को जब प्लस किया जा रहा है ना, तो 9 निकल कर क्या रहा है, ऐसा बोला गया है। तो हम यहाँ पर x प्लस में y करेंगे, ये 10y नहीं करेंगे, 10y तब करते हैं जब हम नंबर बनाते हैं। तो ठीक है, डिजिट्स का हम लोगों को सम बोला गया है ना, तो डिजिट का सम मतलब जैसे 54 अगर डिजिट हमारे पास नंबर है तो 5 और 4 का सम बोला जाएगा, इस टाइप से होता है। तो x प्लस y का जो सम है वो 9 है, सिंपल से इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कितना आसानी से इक्वेशन 1 बन गया। और जो सेकंड वाला केस है हमारे पास, सेकंड वाला जो कंडीशन है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आप इस नंबर का, ये जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है, इस नंबर का क्या करें, 9 टाइम कर दें। इस वाले नंबर का अगर आप 9 टाइम्स कर देते हैं, तो 9 टाइम्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसका, तो 10y प्लस x का।
तो जो नंबर है उसका 9 टाइम हो गया। तो जो आंसर निकलता है ना वो क्या निकलता है, वो ट्वाइस निकलता है, रिवर्सिंग द डिजिट्स करके लिखा हुआ था। उसका मतलब ये है कि जो आंसर निकलेगा वो पहले तो तुम लिखो ट्वाइस होगा, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई होगा, और किसका ट्वाइस होगा, तो इसी नंबर के बस डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। डिजिट रिवर्स होने का मतलब होता है, इंटरचेंज होने का मतलब होता है कि हमारे पास जहां पर टेंस के प्लेस में y था, अब हमारा जो y है वो वंस के प्लेस में चला जाएगा, और वंस के प्लेस में जो x है वो टेंस के प्लेस में आ जाएगा। तो अगर ये टेंस के प्लेस में आ रहा है तो जब हम नंबर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 10x लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 10x, और y जो हमारा वंस के प्लेस में चला गया वो y हो जाएगा। जैसे हमारे पास मान लो अगर 54 होता तो उसको 45 करने के लिए कर रहा है, या फिर 27 होता तो 72 करने के लिए कर रहा है। यही होता है रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब। ठीक है, तो जब डिजिट रिवर्स होता है तो टेंस का प्लेस और वंस का प्लेस आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। तो यही हम लोगों को बोला गया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो नंबर है अगर हम उसका 9 टाइम्स करते हैं तो जो हमारा आंसर निकल करके आता है वो क्या निकल करके आता है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि ट्वाइस करना है और नंबर के ही डिजिट्स को रिवर्स कर देना है, बस इतना ही होगा। इतना से तुम्हारा काम हो गया। अब यहीं से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा। तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 90y हो गया, 9 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x हो जाएगा, इक्वल को साइड में 2 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20x हो गया, और 2 का y से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास तो 2y हो जाएगा। सबको इकट्ठा करो, पकड़ के उठाकर लेकर के आओ एक तरफ। तो यहाँ पर या फिर एक काम करता हूँ, 20x उधर है ना, तो मैं x वाले को प्लस में निकाल लूँ क्या, देखो जरूरी नहीं, हटाओ, चलो सबको इधर ही लेफ्ट में ले आओ। तो ये 90y इधर पहले से है, ये 2y इधर आकर के माइनस का 2y हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास 20x पहले से है, ये वाला उधर जाकर के हमारे पास 9x जो था वो माइनस का 9x हो जाएगा। सिंपल सा, बस इतना ही काम करना है आप लोगों को पहले वाले कंडीशन में। अब देखो यहाँ पर सॉल्व हो रहा है तो क्या क्या चीजें हो जा रही हैं। ये हमारे पास बन जा रहा है कितना, तो 88y हो जा रहा है, और इक्वल के उस साइड में इन दोनों को माइनस करूंगा मैं, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा हमारे पास 11x आ जाएगा, 20 में से 9 माइनस हो करके। ठीक, इतना क्लियर है। अब एक काम करो, 11 को यहाँ ले आकर के कट करोगे, फिर पूरे नंबर को अगर इधर लेकर के आओगे, एक एक करके ही लेकर के आते हैं। चलो अगर हमने ऐसे कर ही दिया तो एक एक करके लेकर आते हैं। 11 को अगर ले आएंगे तो 11 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 88 डिवाइड बाई में 11, इक्वल के उस साइड में x हो गया, 11 के टेबल में 8 टाइम पे ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास बना क्या, 8y इक्वल के उस साइड में x है, x को इधर ले आओ, या तुम x हो तो उधर y को भी उधर ले जा सकते हो, दोनों में एक ही चीज होता है। तो मैं काम कर रहा हूँ x को इधर ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि उधर प्लस वाला था, और ये 8y प्लस में ही है तो इसको प्लस का 8y लिखेंगे, और इक्वल के साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। तो ये हो गया माइनस का x प्लस का 8y इक्वल टू 0। ये मैंने शॉर्टकट तरीका लगा दिया, तुम एक काम और भी कर सकते थे। अगर तुम पूरे x और y को सब उठा करके इधर लेकर के आते हैं ना, तो तुम्हारे पास 88y हो जाता और माइनस का 11x हो जाता। तो वहां से फिर हमारे पास क्या होता, दोनों में से हम 11 को कॉमन ले लेते और कॉमन लेकर के फिर इधर 0 के पास भेजते, तो इधर मल्टीप्लाई में रहता, उधर जाकर डिवाइड में होता, तो फिर वो लास्ट में 0 ही बन जाता है। तो तुम्हें जो इजी लगे वो कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ को सॉल्व करने का, और सारे तरीके सही होते हैं। तो ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में x है, यहाँ भी x है सिंगल x, यहाँ भी सिंगल x है, और दोनों में प्लस और माइनस की साइन है, तो सिंपली ऐड कर दो। यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास 1 में क्या है, x प्लस में y इक्वल को साइड में 9 है। इक्वेशन नंबर 2 में है माइनस का x प्लस में 8y, और इक्वल को साइड में कुछ नहीं है, 0 है। तो ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये तो प्लस और माइनस खत्म, खेल खत्म हो गया ऐड होने के बाद। 8 और 1 हमारे पास 9y हो गया, और इक्वल को साइड में 9 है, तो y की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, ये 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू हमारी 1 निकल करके आ गई। अब इस 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो कहाँ पर, तो किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो। चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ, तो y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 में इसे पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x प्लस में y के बदले में 1 इक्वल को साइड में 9 है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, ये 1 इधर जाकर के माइनस होगा, तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगी। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 1 आ गया। अब आप लोगों को जो नंबर बताना था, तो लिखिए यहाँ पर हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, जिस नंबर के बारे में हमसे पूछा गया था वो नंबर कितना होगा। तो वो नंबर बहुत आसानी से निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखने की सजा नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा कि वैसे ही करो कि वहां पर जैसे 10y था ना, तो 10 में y का मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो x को, तो यहाँ पर x हमारे पास, अरे यार 8 है ना, तो ये हो गया हमारा नंबर। हमने लिखा था ना नंबर को 10y प्लस x, तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जो 10 के प्लेस में है उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, जो 1 के प्लेस में उसको सिंपली ऐड कर दे रहा हूँ। तो 10 1 जा 10, और उसमें ऐड कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे, तो 10 और 8 हो जाएगा 18, यानी कि जो हमारा नंबर है वो एक्चुअल में 18 है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आप लोग चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे कि दोनों का जो सम निकल रहा है वो कितना निकल रहा है,
सम ऑफ द डिजिट बोला था ना क्वेश्चन में 9 था, तो देखो 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है, यानी सही बनाया आप लोगों ने। तो इस तरीके से तुम्हारा थर्ड वाला क्वेश्चन बच्चा हो जाएगा सॉल्व कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और जो अगला 4th नंबर का क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने वही चेक वगैरह नहीं किया कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने तुमको शुरू में ही बता दिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट सभी में करेगा, लगभग जितने क्वेश्चन इसमें सब में करेगा, लगभग नहीं सभी में करेगा, कभी कभार ही ऐसा होता है कि जहाँ पर एग्जिस्ट ना करता हो। और कैसे चेक करना है, तो वही A1/A2 B1/B2 जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था वैसे ही चेक कर लेना। चलो 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं वहां पर क्या दिया हुआ है। सो 4th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक, मीना एक बैंक जाती है और विड्रॉ करती है 2000 रुपया, 2000 रुपये निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली, और वो कैशियर बोलती है कि भैया जी हमको सिर्फ 50 का और 100 का ही नोट देना, क्योंकि वो पिंक कलर के होते हैं, हमको दूसरे नोट नहीं चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसको बस 50 और 100 के नोट चाहिए रहते हैं और 2000 रुपये टोटल चाहिए। अब जब उसको कैशियर नोट देता है तो 25 नोट देता है टोटल मिला करके, यानी 50 का भी नोट दिया है और 100 का भी दिया है। हमको बताया नहीं कि कितना 50 का कितना 100 का, वही तो निकालना है। हमसे वही पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, यानी कि टोटल 25 नोट मिले हैं उसको, और उस 25 में 50 के भी नोट हैं और 100 के भी नोट हैं, और कुल मिलाकर के जो अमाउंट है वो कितना है भैया, तो वो हमारा 2000 है। बताइए उसे कितने 50 के और 100 के नोट्स मिले होंगे। बहुत आसान रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन बस दिखते खतरनाक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे बहुत इजी लगने लगेगा। चलो समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इस तरीके से मान लो कि उसके पास 50 रुपये के जो नोट होंगे वो एक्स नोट होंगे। अब कितने मुझे नहीं पता भाई, तो हम यहाँ पर एक्स मान लेंगे, और 100 रुपये के मान लेते हैं वाई नोट्स होंगे। जैसे बाकी क्वेश्चन को किया वैसे यहाँ पर भी एक्स और वाई मान लिया हमने। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोगों से जो सेकंड वाला केस दिया हुआ था ना, मैं उसको पहले लिखूंगा। जरूरी नहीं कि तुम फर्स्ट केस को ही पहले लिखो, तुम सेकंड वाले को पहले लिख सकते हो, क्योंकि वो आसान है। साफ साफ बोला गया था कि उसे टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। 50 रुपये के उसके पास एक्स नोट है, मान लो 10 नोट 50 रुपये के होंगे, और 15 नोट उसके पास होंगे कितने के, तो 100 रुपये के। तो टोटल मिला करके उसको वहां पर 25 नोट्स मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों को अगर हम मिला दें, आपस में सम कर दें, अगर आपस में हम दोनों का सम कर दें तो वो हमारा 25 हो जाएगा। ये 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिला करके टोटल 25 नोट्स हैं। ये बन गया इक्वेशन 1। तो ये इजी था, इसलिए मैंने पहले इसको बना दिया। अब दूसरे वाले का कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो बच्चों कि जैसे तुम्हारे पास 50 रुपए के 2 नोट हैं। 50 के कितने नोट है भैया? 50 के 2 नोट हैं। और 100 रुपए का तुम्हारे पास कितना नोट है? तो 100 रुपए का मान लो तुम्हारे पास 3 नोट है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ ना। और टोटल तुम्हारे पास पैसा कितना है? तो टोटल पैसा है तुम्हारे पास 300 और ये 100 400 रुपए। टोटल तुम्हारे पास 400 रुपए है। अब इसको अगर तुम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? अगर मैं बस ये बोलूँ कि तुम्हारे पास 50 और 100 के नोट हैं, और 50 के 2 नोट है और 100 के 3 नोट है, टोटल 400 है, तो तुम इसको ऐसे लिखोगे कि सर 50 का 2 नोट है तो 50 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें प्लस कर दीजिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यानी कि 50 के 2 नोट का आपको 100 रुपये मिल जाएगा और 100 के 3 नोट का आपको 300 रुपये मिल जाएगा। टोटल मिलाकर के 400 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों समझाया? क्योंकि इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम लोगों को पता है कि टोटल उसके पास 2000 रुपए हैं, उसके पास टोटल 2000 रुपए हैं, 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं, और नंबर ऑफ नोट्स हम लोगों को यहाँ पर नहीं पता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोट को हमने एक्स और वाई माना है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन, यानी जो दूसरा वाला केस है वो मैं अब लिख रहा हूँ कि हमसे बताया गया था कि उसके पास टोटल 2000 रुपए हैं। टोटल यहाँ पर मैं इक्वल करके 2000 पहले लिख देता हूँ। चलो, और ये 2000 कहाँ से आएगा? तो पहले 50 वाला जो नोट है वो कितने नोट है हमको नहीं पता, लेकिन हमने एक्स मान लिया है तो उसका एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 का एक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये वाला नंबर निकल करके आएगा। और इसी तरीके से उसमें ऐड कर दो 100 वाले नोट को। तो 100 वाले कितने नोट हैं? तो वाई नोट हैं। तो 50x + 100y = 2000, ये होगा इसका इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन बनेगा जो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को समझाया। क्लियर? अब समझ में आ गया। अब क्या करना है, सबसे देखो पहला काम ये करो कि ये आसानी से कट हो रहा है तो तुम लोग यहाँ पर से कॉमन लेकर के कट कर दो। दोनों में से देखो 50 कॉमन मिल रहा है, मैं इधर से भी 50 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर ये हमारा 2y हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में क्या है? तो इक्वल के उस साइड में हमारे पास 2000 रुपये है। अब इस 50 को जब मैं उधर भेजूंगा तो यहाँ पर x + 2y बच जाएगा। ये मल्टीप्लाई में रहता है, जब कॉमन निकलता है तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 2000 डिवाइड बाई 50 आ गया। तो x + में 2y इक्वल हो जाएगा तुम्हारा कितना? पहले 0 से 0 कट करो, 5 के टेबल से 5 4 जा 20 कट हो जाएगा और ये एक 0 बच जाएगा नीचे, तो खत्म, 5 1 जा 5 हो गया। तो x + 2y = 40 आ गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 बड़ा सा था तो उसको हमने छोटा करके इतना बना दिया, इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम रख दिया हमने। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, खेल खत्म, माइनस कर दो आपस में। तो मैं लिख देता हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। हम 1 को 2 से माइनस करेंगे, तो 2 वाले को अगर मैं पहले लिखूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 में से 1 को माइनस करना है, तो
x प्लस में 2y इक्वल टू 40 हो जाएगा, और ऊपर में हमारे पास है x प्लस में y और इक्वल को साइड में 25। मैंने फिर से आपको वही चीज रिपीट करूंगा कि बच्चों मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आप 2 में से 1 को माइनस करो या 1 में से 2 को माइनस करो, लास्ट में आंसर सेम ही आता है। बिल्कुल भी रट करके मत जाना कि सर ने 2 में से 1 को माइनस किया तो हम ही करेंगे। मैंने क्यों किया 2 में से 1 माइनस, पता है? क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ पर 40 है 2 में और 1 में 25 है, तो बड़े में से मैं छोटे को बस माइनस करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आप अगर बड़े छोटे में से बड़े को भी माइनस करोगे ना तो लास्ट में आप देखना आंसर सेम ही आएगा, बस साइन क्या हो जाएगा, पहले माइनस माइनस के दोनों साइड साइन लग जाएगा और फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो रटने का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आता है, रट करके जाओगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। ये माइनस का एक्स हो गया, ये भी माइनस का हो जाएगा साइन, और ये भी माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गए। 2y है और ये माइनस का y है, तो 2 में से 1y माइनस होगा तो 1y आ जाएगा, जिसको मैं y लिख देता हूँ डायरेक्ट, 1 लिखने की जरूरत भी ना है। और 40 में से हमारा 25 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना निकल करके आ गया? 15 निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को कहां पर पुट कर दूं? कहीं भी कर सकते हो। चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूं। सो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो वहां पर x है, प्लस में y था तो प्लस में 15 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 25 है तो 25 लिख दो। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ये 15 है जो प्लस में है, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, 25 में से 15 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी 10 निकल करके आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लड़की थी, क्या नाम था, मीना था ना, तो मीना के पास जो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इज इक्वल टू 10, यानी कि 50 रुपये के उसके पास 10 नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं भाई? तो 100 रुपये के उसके पास 15 नोट हैं, और टोटल मिला दो तुम तो ये 1500 हो जाएगा और ये तुम्हारे पास 500 हो जाएगा। 1500 और 500 मिला करके 2000 ही होता है। खत्म, खेल खत्म हो गया आंसर का। तो इस तरीके से तुम लोगों को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। और हाँ, एक चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, शुरू में जो मैंने बताया था कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो ना तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे जाकर के MD सर, है ना, वहां पर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैं पूरे के पूरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। सारे नोट्स आप लोगों को फ्री में मिलेंगे। जो बच्चा पैसा पे नहीं भी कर सकता, जो बैच ज्वाइन नहीं भी कर सकता, वो भी खुद से मेहनत करके पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, चलिए जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर का, हम फटाक से उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर। यानी कि एक लाइब्रेरी है, वहां से अगर आपको कुछ बुक लेना है तो पहले आपको शुरू के 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। शुरू के अगर आप 3 दिन के लिए दे रहे हैं तो आपको तो फिक्स चार्ज वहां पर पे करना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर जितने भी दिन के लिए आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, हर दिन का आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुम 4 दिन बुक को रखना चाहते हो, तुमने एक बुक लिया, जैसे मेरा फेवरेट बुक गोदान है मुंशी प्रेमचंद का, मुझे वो बुक चाहिए, तो मैं गया लाइब्रेरी, उन्होंने बोला कि सर जी 3 दिन में अगर आप पढ़ के खत्म कर दीजिएगा तो आपको 50 रुपये लगेगा, 3 दिन के लिए 50 रुपये दीजिए, और अगर आप उससे ज्यादा रखेंगे तो हर दिन का फिर 10-10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी अगर आप 4 दिन रखते हैं तो 50 तो देना ही पड़ेगा, और 10 रुपये अलग से दीजिए तो 60 रुपये देना पड़ेगा, 60 रुपये देना पड़ेगा। या फिर अगर आप 5 दिन लगा देते हैं खत्म करने में तो 50 रुपये तो देना पड़ेगा शुरू के 3 दिन का, और फिर चौथे दिन का 10 रुपये और 5वें दिन का 10 रुपये, तो 20 रुपये वो हो गया। तो 50 + 20 इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो ऐसे करके वहां पर रूल बना हुआ है। ठीक है, 50 वगैरह नहीं दिया हुआ है, बस वो मैं समझाने के लिए बता रहा था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि सरिता नाम की एक लड़की है, वो पे करती हैं, डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट दे दिया है कि वो पे कर रही है 27 रुपी फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। यानी कि उन्होंने 7 डेज एक बुक को रखा और 7 डेज के लिए वो 27 रुपी पे कर रही हैं। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। यानी कि जो सुशी नाम की लड़की हैं वो एक बुक को 5 दिनों के लिए अपने पास रखती हैं और फिर उन्हें 21 रुपी पे करना पड़ता है। यानी कि शुरू के 3 दिन के लिए देखो दोनों बराबर ही पे किए होंगे, फिर ये भैया थोड़ा एक्स्ट्रा रखी है तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे की, और ये 5 दिन ही रखी है तो फिर 5 दिन के लिए 2 दिन जो बचा उसके लिए पे की। तो अब पूछ रहे हमसे कि बताइए फिक्स चार्ज कितना है एंड चार्ज फॉर ईच डे कितना है, एक्स्ट्रा डे वाला जो चार्ज है वो कितना है। चलो बनाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ध्यान से समझ लो। वर्ड प्रॉब्लम तो एनसीईआरटी वाले पूरे छाप लो ना, इसके अलावा तो एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो तुम अच्छे से पढ़ ही लो सारे के सारे बच्चे। ठीक है, इतना में पास हो जाओगे, लेकिन और एक्स्ट्रा नंबर चाहिए तो और भी वर्ड प्रॉब्लम करने पड़ेंगे अलग बुक से। तो चलो सबसे पहले इस तरीके से मान लो कि लेट द जो फिक्स चार्ज है, हम लोगों को पता तो है नहीं कितना है फिक्स चार्ज, तो मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, तो ₹x है। मान लेते हैं x रुपया देना पड़ रहा है फिक्स चार्ज। और यहाँ पर जो चार्ज है हमारे पर डे के लिए, जिसको हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ एंड एडिशनल चार्ज, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं
एडिशनल चार्ज, मान लेते हैं जो एडिशनल चार्ज है वो y रुपी है। ठीक है, ठीक है, ये एडिशनल चार्ज किसके लिए है? पर डे के लिए ना, बाद वाले डे के लिए है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, और फर्स्ट वाले सिचुएशन में हमसे क्या कहा गया था? जो पहला वाला केस है उसमें हमसे ये कहा गया था कि जो सरिता है उन्होंने कितने दिन बुक को रखा है? 7 डेज रखा है। ठीक है, सरिता ने 7 डेज रखा है, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है? चार्ज जो वो पे कर रही है, चार्ज फॉर 7 डेज, ये तुम लोगों को मैं डिटेल में लिख के सिखा रहा हूँ। 7 डेज के लिए वो 27 रुपये पे कर रही है, ये हम लोगों से क्वेश्चन में कहा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि शुरू के 3 दिन के लिए वो x रुपये तो देंगे ही, शुरू के जो 3 दिन है उसके लिए वो x रुपये तो देवे करेंगी, और टोटल कितना दिन रखा है? 7 दिन रखा है, तो 3 दिन उसमें से हटा दो, x रुपये दे दिया, 3 दिन का खत्म खेल। बचा कितने दिन? 4 दिन और बचा, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 डेज और बच गया। अब उस 4 डे का वो अलग अलग से y देते जाएंगी, तो 4 बार y प्लस y लिखने से अच्छा है कि 4y कर दो डायरेक्ट। तो 3 दिन के लिए x रुपये देंगी पहला, और फिर उसमें प्लस कर दो 4 दिनों का कॉस्ट, और 4 दिनों का कॉस्ट कितना होगा? तो 4y हो जाएगा। हर दिन का y देना पड़ेगा ना, तो y प्लस y प्लस y प्लस y, 4 बार प्लस y करने से अच्छा है 4y लिख दो डायरेक्ट, तुमको पता ही है। तो ये हो जाएगा दोनों को मिला करके टोटल 27। यही है इसका कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये एक 3 दिन के लिए इतना रुपये देना है, x रुपये 3 दिन के लिए देना है, और फिर जो बचे हुए 4 दिन हैं सभी के लिए अलग अलग से y देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि x जो है वो 3 दिन का पूरा मिला करके है, लेकिन यहाँ पर 4 से इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि जो हमारा y है वो हमने एक दिन के लिए लिखा था। ये जो y है ना, ये पर डे का हमने कॉस्ट लिखा था, पर डे या फिर ईच डे, तुम जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। समझ में आ गया मेरी बतिया? क्लियर है? तो ये बन जाएगा तुम्हारा पहला इक्वेशन, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ सेकंड वाले केस में। ये जो दूसरा वाला कंडीशन दिया हुआ है हम लोगों को, जो सुशी नाम की लड़की के बारे में, उसमें क्या दिया हुआ था? वो पे कर रही थी कितना? तो वो पे कर रही थी चार्ज फॉर 5 डेज। वो 5 दिन एक बुक को रखती हैं और 5 दिन के लिए वो ₹21 पे करती हैं। यानी कि फिर से वही है कि 5 में शुरू के 3 दिन के लिए वो x रुपये पे करेंगी, तो x लिख लो, और फिर जो बचे हुए 2 दिन है वहां पर दोनों में y और y पे करेंगी, तो y और y मिला करके 2y हो जाएगा, तो x प्लस में 2y होगा, और इक्वल की उस साइड में आ जाएगा 21। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। तो सेम कॉन्सेप्ट दोनों जगह लग गया, पहला वाला समझ में आ गया तो दूसरा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सिंपली दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों में सिंगल x है हमारे पास ना, कट कर दो फटाक से। यहाँ पर दोनों में प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से किसको कर दूं? तो मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को करूंगा, क्योंकि यहाँ बड़ा है यहाँ पे छोटा है। जरूरी नहीं है कि बड़े में से छोटा ही कर, तुम छोटे में से बड़ा भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। बस मैं ये देख करके करता हूँ ताकि मेरे को बाद में माइनस वाइनस कट उठ ना करना पड़े, टाइम बचाता हूँ अपना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 वाला इक्वेशन है वो है x प्लस में 2y इक्वल के उस, अरे सॉरी इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो x प्लस में 4y, जो इक्वेशन 1 है पहले ऊपर में उसको लिखेंगे, और इक्वल के उस साइड में 27, उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, जो कि है हमारे पास x प्लस 2y, और इक्वल के उस साइड में हमारा 21 है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस की साइन हो जाएगी, प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस वाला हमारा माइनस हो जाएगा। ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गए, 4y में से 2y माइनस हुआ तो 2y आएगा, और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस का 2y आ जाएगा, और इधर हमारे पास 27 में से 21 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू 3 निकल करके आ गई, खेल खत्म। अगर y की वैल्यू निकल गया तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, या 1 में भी कर सकते हो, तो y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तुम जब एग्जाम में बनाओगे तो शॉर्टकट में ऐसे मत लिखना, तुम पूरी चीज लिख देना, सब्स्टिट्यूट भी लिख देना यहाँ पर कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अरे यार मैं इक्वेशन 2 बोला और मैं 1 में लिख दिया, चलो जब 1 लिख दिया तो 1 में कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस में 4y, तो 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 27 है तो ये 12 बन जाएगा, 12 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 27 माइनस में 12, यानी कि x जो वैल्यू है वो हमारी 50 निकल करके आ गई, और x की वैल्यू 50 निकल करके आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो वहां पर लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया था 3 दिन के लिए ना, वो कितना था? तो वो 15 रुपया था, वो हमारा 15 रुपये है, और साथ ही साथ जो एडिशनल चार्ज है एक्स्ट्रा डेज के लिए, जो हमारा एडिशनल वाला चार्ज था
वो कितना रुपए है, तो वो हमने y लिया था, तो वो 3 रुपए है। हर दिन के लिए 3 रुपए देना पड़ेगा एक्स्ट्रा से। और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। किसी बच्चे को कहीं पर कोई डाउट हो, टेलीग्राम पे डिस्कस करो, और अगर अच्छे से हमसे पढ़ना चाहते हो, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हो, एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं बच्चा, इतने आसानी से इक्वेशन सॉल्व करने वाला बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। पिछले साल का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखना, वहां पर जो इक्वेशन दिखेगा तुमको ना तगड़ा तगड़ा दिखेगा। तो अगर वैसे क्वेश्चन तुम लोग मेरे साथ मिल करके सॉल्व करना चाहते हो, तो फटाक से मेरा निश्चय बैच ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कोड अप्लाई कर देना MD05, उससे तुम लोगों को 60% का ऑफ मिल जाएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। थैंक यू वंस अगेन।